अभी हम प्रोविजन पढ़ लेते हैं कि चोरी का क्या प्रोविजन है, उसकी डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको मोस्टली सारी चीजें बता दी थी कि चोरी में मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, विदाउट कंसेंट उठा के ले जाना जरूरी है, आउट ऑफ पोजेशन, ओनरशिप नहीं लिखा है, आउट ऑफ पोजेशन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स रिया, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। यदि आपके चोरी की पनिशमेंट में ये नहीं है तो आपने चोरी नहीं करी है, समझ रहे हो। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो मूवेबल विदाउट कंसेंट, आउट ऑफ पोजेशन, मूव्स और डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आ जाइए, ध्यान रखना है आपको कितनी चीजें हैं कि आपका मेन स्ट्रिया ये है, एक्टस स्ट्रिया ये है, और अपन अब क्या कर रहे हैं, थेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब लाइक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। क्या पढ़ रहे हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अपन ने बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस पढ़ लिए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं थेफ्ट। तो हुएवर इंटेंडिंग टू टेक, whoever intending to take dishonestly, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, तभी मैंने बोल्ड कर रखा है कि whoever intending to take dishonestly any movable property। तो दो इंग्रेडिएंट इसमें आ गए, क्या क्या आ गए, डिसऑनेस्टली आ गया और मूवेबल प्रॉपर्टी आ गया। आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तीसरा, विदाउट द पर्सन कंसेंट और मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच मेकिंग, मतलब उस प्रॉपर्टी का मूव होना जरूरी है। मूवेबल प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है, आउट ऑफ पोजीशन भी जरूरी नहीं है, मतलब ये सब चीजों में उस प्रॉपर्टी का मूव होना जरूरी है। एग्जाम्पल, मूव होने के एग्जाम्पल आप इससे भी लगा सकते हो। मान लीजिए कि मैं टीना के घर गई इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी एक रिंग मुझे टेबल पे पड़ी हुई दिखी। कहाँ दिखी, टेबल पे पड़ी हुई दिखी। मैंने उस टेबल से रिंग उठाकर जस्ट इसके फर्श के नीचे जो कारपेट बिछा था उसके नीचे छुपा के रख दी, तो ये भी चोरी है। एक बार हैंड रेस करो, याद रखोगे, मूव करना। अब ये मिलेगी नहीं ना टीना को, मतलब आप प्रॉपर्टी ऐसे आउट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब बिल्डिंग से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप मूव करोगे ना, वैसे ही मान लिया जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी चोरी करी। 5 चीजें हैं, यदि स्क्रीन नहीं भी देखें तो आपको याद रखनी है चोरी में। यहाँ पे 5 चीजें हैं, यहाँ पे 2 लिखी हुई है, यहाँ पे 3 लिखी हुई है। 2 में यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये लिखा हुआ है डिसऑनेस्टली। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे नीचे मूव लिखा है, ऊपर आउट ऑफ पोजीशन लिखा हुआ है, और बीच में लिखा है विदाउट सच पर्सन कंसेंट, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे थेफ्ट करना कहा जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी आपको 221 में दिख जाएगी, सेक्शन के 221 में दिख जाएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ, ये कॉर्पोरल वर्ड हट चुका है, ये हटा दीजिएगा यहाँ से। आपके मतलब जो भी, एक बार अपन फाइनल कर लेंगे, जो भी नोट्स है ना इसमें से कॉर्पोरल वर्ड हटा दीजिएगा, ये हट चुका है अपने बीएनएस के अंदर, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, लेकिन जिसके अंदर क्या नहीं आती, लैंड नहीं आती, थिंग्स अटैच टू लैंड नहीं आती। कई बार पढ़ा चुकी हूँ मैं, बार बार अपन सेम चीजें बोलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लैंड नहीं आती, थिंग्स अटैच टू लैंड नहीं आती, और कोई ऐसी चीज जो परमानेंटली फास्टेंड है थिंग्स अटैच टू लैंड पे, ये है अपनी लाइक प्लॉट। थिंग्स अटैच टू लैंड है अपनी बिल्डिंग, और कोई भी ऐसी चीज जो परमानेंटली फास्टेंड है थिंग्स अटैच टू अर्थ से, वो है लाइक अपने दरवाजे खिड़की वगैरह। तो ऐसी चीज सारी प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो ये 3 नहीं है, ठीक है। इसके साथ में आपको मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ध्यान रखना है, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, और एक को हमेशा शब्द भूल जाती हूँ मैं, अभी भी भूल गई। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, पता नहीं किसको ग्रास, क्या है टीना में, बताइए। ग्रास, ग्रास, मैं हमेशा 3 में से एक चीज, पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ, एग्जाम में भी आया था मैं भूल गई थी। ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। तो और थेफ्ट कैन ओनली बी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आउट ऑफ पोजीशन, ये सब चीज अपन डिस्कस कर चुके थे। आउट ऑफ पोजीशन, यहाँ पे वर्ड पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है, ठीक है। तो ओनर अपनी प्रॉपर्टी का भी चोरी कर सकता है, ओनर अपनी प्रॉपर्टी की भी चोरी कर सकता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया था कि मैंने किसी को चांदी दी, या मैंने किसी को सोना दिया कि भाई आप अपनी स्किल का यूज करके इसको सोने की अंगूठी बनाओ, और मैं घुस गई उसकी दुकान में और वो सोना चुरा के लिए, उसने अपना कुछ स्किल यूज कर लिया था। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी, मैंने अपने खुद की प्रॉपर्टी की चोरी करी है, समझ गए, समझ गए ना।
मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए इसको। हाँ बिल्कुल बताती हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि ओन, देखो यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ है टीना, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तुमने यदि पिछली वाली क्लास नहीं ली होगी तो वहां पे शब्द लिखा है आउट ऑफ पोजीशन, लिखा है ना टीना? आउट ऑफ पोजीशन लिखा है, आउट ऑफ ओनरशिप नहीं लिखा ना? ठीक जी है, मैम। ओनरशिप नहीं लिखा, तो मतलब ओनर खुद की प्रॉपर्टी की भी चोरी कर सकता है। कैसे कर सकता है? मान लो कि मैंने एक अंगूठी दी, मेरी गोल्ड की अंगूठी है, और मैंने किसको दी है? एक सुनार को दी है कि भाई आप इस पे पॉलिश कर दो, मतलब ये जो चमकाना है वो चमका दो। अब सुनार इस पे पॉलिश कर देता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, सुनार की दुकान पे घुस जाती हूँ और मैं मेरी अंगूठी उठा लेती हूँ। समझ रही हो? वो तो मेरी अंगूठी है ना, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा सुनार की तुमने चोरी करी। बोल सकता है क्या टीना मैम? बताओ बताओ, बोल सकता है क्या? मैम यदि वो पेमेंट नहीं दे रहा है तो ऑफकोर्स समझ गए, अब समझ गए आउट ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है। यहाँ पे आउट ऑफ ओनरशिप नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी की भी चोरी हो सकती है। तो आउट ऑफ पोजीशन की यहाँ जो शब्द है वो पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है। ठीक है, तो ओनर अपनी खुद की प्रॉपर्टी का भी थेफ्ट कमिट कर सकता है। मूव्स का मतलब है कि जैसे ही पर्सन ने मूव किया वो लाइबल हो जाता है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं आपके घर पे बर्थडे मनाने आई थी, तो मैंने आपकी टेबल से उठा के जस्ट उस प्रॉपर्टी को कहीं और छुपा के रख दिया जहां पे आपको नहीं दिखे। तो इस जो पर्स जैसे ही पर्सन मूव करता है वो लाइबल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी को प्रमाइसेस से बाहर ले जाया जा सके विदाउट कंसेंट। तो मतलब पर्सन को पता नहीं है, जिसकी भी प्रॉपर्टी उठा रहे हैं उसको पता नहीं है। ठीक है, और कंसेंट में मैंने आपको बता ही दिया था, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों कंसेंट हो सकती है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन की हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन टू अदर पर्सन। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यहाँ पे व्यक्ति का ऑनेस्ट मतलब इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। यदि इंटेंशन गुड है तो व्यक्ति लाइबल नहीं है। जैसे मैं गई रुचि के यहाँ पे और रुचि की बुक उठा के ले आई क्योंकि रुचि मेरी फ्रेंड है, इवन दो मैंने उसकी कंसेंट नहीं ली, इवन दो बुक इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, इवन दो मैंने मूव किया है, इवन दो आउट ऑफ पोजीशन है, इवन इवन दो सब चीजें हैं, लेकिन मेरा क्या नहीं है, मेरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो इट इज नॉट कॉल्ड एज थेफ्ट। डन। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, एक्सप्लेनेशन मैं आपको याद करवाई थी, छोटी छोटी बता देती हूँ। 2 3 4 5, पहली एक्सप्लेनेशन मैंने बोली थी कि जैसे ही प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी चोरी नहीं हो सकती है। सिखाया था मैंने आपको कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती है। यदि कोई चीज जमीन से जुड़ी है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही उसको उखाड़ लिया जाता है, जैसे ही उसको अलग कर दिया जाता है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है, इसकी चोरी हो सकती है। मैंने समझा दिया था आपको। दूसरा मैंने आपको एक सीवियरेंस वाला एग्जांपल दे दिया था, और मैं अगेन नहीं देना चाहती, जिसको भी देखना है पुरानी क्लास देख लेना, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। कि मैंने आपको बस एक पेड़ का एग्जांपल दिया था कि पड़ोसी के घर का पेड़ है और आपने उसकी जस्ट टहनी को हिलाया है ना, जैसे ही टहनी को हिलाया पड़ोसी आ गया और उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो इसे भी माना जाएगा कि आपने चोरी करी है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी पुल पे रुक गई है, और जो भी इसका ओनर है यहाँ पे पत्थर लगा के चला गया है कि गाड़ी मूव ना करे। अब आप गाड़ी की चोरी करना चाहते हो, तो आपको लगता है कि यार प्रॉपर्टी की डायरेक्ट चोरी नहीं कर रहा मैं क्या करता हूँ, इस पत्थर को हटा देता हूँ, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई पत्थर से, वो पुल है टेढ़ा और पुल रुकी हुई पत्थर से, क्योंकि जैसे ही पत्थर हटेगा गाड़ी अपने आप मूव होगी। तो आपने जैसे ही इस पत्थर को रिमूव किया तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने गाड़ी को मूव किया है। मैंने मान लेती हूँ ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, बार बार मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप इवन तो गाड़ी मूव करना चाहते थे, ठीक है, तभी तो आपने पत्थर मूव वो किया ना, तो जैसे ही पत्थर मूव किया तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा गाड़ी को मूव कर दिया है। फिर एक मैंने जानवर की बात बताई थी कि एक जानवर ने सोने की चेन पहन रखी है। ठीक है, आपका उद्देश्य वो जानवर को नहीं, आपका उद्देश्य सोने की चेन को हिलाना। अब आपको लगता है सोने की चेन डायरेक्ट उठा लूंगा तो चोरी की सजा मिलेगी, तो आप उस जानवर को, मान लीजिए उस जानवर को हड्डी पसंद है, तो उसके मनपसंद की हड्डी उसको ले चीकू ले ऐसे करके उसको इंड्यूस कर रहे हो। तो जानवर को जैसे मूव किया ना आपने, तो ये मान लीजिएगा उसके साथ में जो भी प्रॉपर्टी है वो सब मूव हो रही है। और लास्ट फिफ्थ नंबर, कि कंसेंट का मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट दोनों है। जैसे मैंने रुचि मैम का एग्जांपल दिया, आज से 10 साल मेरी उनकी दोस्ती को हो गए, मान लो रश्मि, मान लो रश्मि से मेरे मेरे हो गए 15 साल, 15 16, 15 नहीं, 12 13 साल से दोस्त है मेरी, मान लो।
तो रश्मि, मान लीजिए कि रश्मि एक ऐसी फ्रेंड है, तो मुझे उससे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं रोज उसके घर जाऊंगी तो मैं उसकी कोई बुक उठा के रोज पढ़ती हूँ, हमेशा पढ़ लूंगी, घर ले आऊंगी, फिर वापस दे आऊंगी। तो ये क्या है, मान लीजिए 10 बार मैं ऐसा करी और 11वीं बार में उसने कंप्लेन लगा दी या जो भी एफआईआर लगा दी, कुछ भी लगा दिया, तो 11वीं बार में इट विल नॉट कंसिडर एज थेफ्ट, बिकॉज हियर द इम्प्लाइड कंसेंट शैल बी प्रिज्यूम, कि भाई तूने 10 बार उठाई तब तो कुछ नहीं बोली, अब 11वीं बार उठाने में तूने क्यों बोला, तो यहाँ पे मैं इम्प्लाइड कंसेंट प्रिज्यूम कर दूं। ठीक है, अब ऐसे आप रश्मि पहुंच जाएगी इसको चोरी करी, तो ये नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर, कितनी एक्सप्लेनेशन है चोरी में? 5 एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले कि यदि कोई प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ है, यदि कोई प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ है तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी हमेशा चोरी किसकी होती है? मूल प्रॉपर्टी की। तो जैसे यदि कोई प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ है तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। और जैसे ही उसे धरती से अलग कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कुछ भी चीज है जो धरती से जुड़ी हुई है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे आपने उसको धरती से अलग कर दिया तो वो क्या बन जाती है? मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। और एज सून एज इट बिकम्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज लाइबल टू बी लाइब इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग थेफ्ट। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार हैंड रेज कर दो, सिंपल सा पैर कि यदि कोई चीज धरती से जुड़ी हुई है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे ही उस प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता, रिमूव कर दिया जाता है, सीवियर कर दिया जाता है, तो अब हाथ में आ गई ना वो प्रॉपर्टी, उसको हिला तो सकते हो आप। तो जैसे ही वो प्रॉपर्टी सीवियर कर दी जाती है तो वह प्रॉपर्टी बन जाती है इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन नंबर सेकंड, अ मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सिवियरेंस। मैंने आपको याद करवा दी था, बस एक याद कर लो। अब मूविंग इफेक्ट, वो एक पेड़ का टहनी याद कर लो, तो मैंने बोला आ मूविंग इफेक्ट, ठीक है, पेड़ की टहनी को तुमने हिलाया था। आ मूविंग इफेक्ट विच में अफेक्ट द सिवियरेंस, जो सिवियरेंस को अफेक्ट कर सकता था। अ मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सिवियरेंस मे बी थेफ्ट। सिंपल सा लिख लो, अ मूविंग इफेक्ट, अ मूविंग इफेक्ट विच में अफेक्ट, आप अपने शब्द में लिख लो तो याद रहेगा। एक ऐसा मूविंग इफेक्ट विच में अफेक्ट द सिवियरेंस, विच में अफेक्ट द सिवियरेंस, ये लाइन लिखोगे तो जैसे आप में डालोगे ना, तो आपके माइंड में ये सेंटेंस सेट हो जाएगा। अर्चित, टीना, अनुराग सर, कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ समझ रहे हो? जैसे ही आपने इस शब्द में डाला ना, वैसे ही आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो जो मैं एग्जांपल समझाना चाह रही थी वो आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आप मूविंग इफेक्ट, वो पेड़ की टहनी को हिलाना, विच में अफेक्ट द सिवियरेंस, जो सिवियरेंस को अफेक्ट कर सकता था। लेकिन हिल्स आ सकते थे ना आम उससे, लेकिन आए नहीं। तो अ मूविंग इफेक्ट विच में अफेक्ट्स द सिवियरेंस, अ मूविंग इफेक्ट विच में अफेक्ट्स द सिवियरेंस, इट इज थेफ्ट। ठीक है। थर्ड वन, थर्ड वन आपको याद रखना है, ऑब्स्टेकल। वो गाड़ी किससे रुकी हुई थी? ऑब्स्टेकल को। तो अ पर्सन इज कॉज अ थिंग टू मूव, एक व्यक्ति को मूव करना तब भी माना जाएगा बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट, कि आपने उस ऑब्स्टेकल को मूव कर दिया जिससे वो प्रॉपर्टी प्रिवेंटेड थी, रुकी हुई थी, जिससे वो प्रॉपर्टी मूव होने से रुकी हुई थी, सेपरेट होने से रुकी हुई थी। तो ये माना जाएगा कि आपने उस प्रॉपर्टी को भी मूव कर दिया, एक्चुअली मूव कर दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आया। अब मूविंग देखो आप क्या करो थर्ड नंबर में, रिमूविंग, लाइक रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल, रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड, जो उस प्रॉपर्टी को प्रिवेंट कर रहा था मूव होने से, सेपरेट होने से, तो भी ये क्या माना जाएगा, तो भी ये कंसीडर किया जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया। मैं मानती हूँ एक बार हैंड रेस करो, ये पत्थर है, इस पत्थर को हटाने की बात हो रही है। जैसे आपने इस पत्थर को आपने सिर्फ पत्थर को हटाया, आपके मन में ये नहीं, आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि सर काय की प्रॉपर्टी, मैंने तो पत्थर हटाया था। तो भाई पत्थर हटाया था तो वो पत्थर क्या कर रहा था? उस प्रॉपर्टी को प्रिवेंट कर रहा था मूव होने से। क्या कर रहा था? उस प्रॉपर्टी को मूव होने से प्रिवेंट कर रहा था। अब कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, जिस चीज को जो चीज कोई प्रॉपर्टी को रोक रखी थी, उस प्रॉपर्टी, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि उस वो चीज जो दूसरी प्रॉपर्टी को क्या कर रही थी? प्रिवेंट कर रही थी सेपरेट होने से। तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी को ले लिया। फिर चौथा, चौथा मैंने क्या बोला था? जानवर।
कि आप ऐसा बाय एनी मीन्स कॉजेज एनी एनिमल टू मूव, आप क्या कर रहे हो, ले रॉकी हड्डी खा ले, तो आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, एन एनिमल टू मूव, जिससे आप उस एनिमल को मूव करो, सेट टू मूव दैट एनिमल एंड मूव टू कैरी एवरीथिंग, एनिमल को मूव तो माना जाएगा, एंड मूव टू कैरी एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मोशन, सो कॉज इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। तो मैंने बोला कि यू आर डूइंग एन एक्ट विच कॉजेज द एनिमल टू मूव, then it is said that you move that animal and all the things along which is with the animal, आपको ये माना जाएगा कि आपने एनिमल के साथ साथ जो जो चीजें एनिमल ने कैरी कर रखी है वो सब चीजें रिमूव करिए, मूव करिए। फिफ्थ नंबर, द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, समझ में आया, बस आप सिंपल सा याद करो, फिफ्थ नंबर है कंसेंट, वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है। अब देखिए इलस्ट्रेशन देख लेते, जो जो लिखे हुए हैं ए बी डी, तो मतलब इंपॉर्टेंट होंगे ये सब। A cuts down a tree on Jed's ground with intention of dishonesty, taking the tree out of possession of Jed without Jed consent. Tree is an immovable property. Tree is an immovable property, but A cuts down the tree. तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कि जैसे ही जनरली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रहती है जब तक जमीन से जुड़ी होती है, एज सुन एज यू कट डाउन, तो आप मान लोगे कि आप कुछ ये माना जाएगा कि आपने चोरी करी। ए ने जेड के ग्राउंड पे जो ट्री है उसको काट दिया, उसका इंटेंशन था आउट ऑफ पोजेशन ले जाना। हेयर एज सुन एज ए हैज सीवियर्ड द ट्री, उठा के ले भी नहीं गया समझो, उसने मूव करना चालू नहीं करा, एज सुन एज ही सीवियर्ड द ट्री और सच टेकिंग ही हैज कमिटेड द थेफ्ट। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रही हूँ? दोनों एक्सप्लेनेशन आ गए इसके अंदर। पहले पहले दूसरा एक्सप्लेनेशन आता है, पहले दूसरा एक्सप्लेन कि जैसे ही उसने सीवियर किया ना, जैसे ही उसे सीवियर किया तो मूव करना भी जरूरी नहीं है, जैसे ही उसने सीवियरेंस किया ना इस इफेक्ट से, इस दिमाग लगा के कि मुझे इसको उठा के लेकर जाना है, तो दूसरा एक्सप्लेनेशन इसमें आ गया और पहला एक्सप्लेनेशन यदि वो उठा के ले गया तो पहला एक्सप्लेनेशन इसमें आ गया। एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आ गया होगा दूसरा एक्सप्लेन कि सीवियरेंस जस्ट आपने उसको हटाया ही है ना, तो वो भी मूव। अब सेकेंड ये होता होगा कुछ कुत्ते को बहकाने वाली चीजें होती होगी, मैंने नहीं सुनी, मुझे नहीं पता। अ पुट्स अ बैट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट, मतलब कुछ होता होगा, है ना। अ पुट्स अ बैट, क्या होती है इसकी हिंदी, सिंपल सी कुछ होती होगी, देख लेना, हड्डी वड्डी बोल देते हैं। अ पुट्स अ बैट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट, इन्हें कुछ हड्डी रखी है और इससे इंड्यूस किया जेड के डॉग को कि वो उसको फॉलो करे, और if A's intention with dishonesty take out the dog out of possession without Z's consent, A has committed the theft। ठीक है, जैसे ही उस कुत्ते ने उसको फॉलो करना चालू किया, जैसे ही उस कुत्ते ने उसको फॉलो करना चालू किया, चाहे वो हिलाया, हिला नहीं है, जैसे ही उस कुत्ते को, हाँ ललचाने वाली वस्तु की, ठीक है, जैसे ही उस कुत्ते ने फॉलो करना चालू किया ना, चाहे वो उसके पास आया नहीं आया, तो ये मान लिया जाएगा आपने उस कुत्ते को चोरी कर दिया। ए बी जेड, सब अब ध्यान से सुनने, अब ध्यान से सुनने की बातें। A being Z's servant entrusted by Z with care of Z's plate। ठीक है, A ने अपनी कुछ प्लेट है जो क्रॉकरी है Z के उसमें रख दी, डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट विदाउट Z कंसेंट, A हैज कमिटेड द थेफ्ट। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? A ने A Z का सर्व A being Z, A Z का सर्वेंट है, Z ने उसके केयर में क्या रखी है, कुछ प्लेट रखी है, जैसे ही वो प्लेट के साथ में भाग जाएगा, ये मान लिया जाएगा विदाउट जेड कंसेंट, तो ये मान लिया जाएगा ए ने कमिट किया थेफ्ट। एक बार पढ़ो, मैं आती। सेम इलस्ट्रेशन है, एक में उसने शायद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है और एक में थेफ्ट किया है, वो अपन थोड़ी देर में पढ़ते हैं। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर एफ। ए को A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies. Here, the ring in Z position, and if A dishonestly remove it, he commits the theft. A asks, देखो सुनो, A asks charity from Z wife. A asks from charity from Z wife. She gives a money, food and clothes which A knows to belong to Z, her husband. ठीक है, A Z की वाइफ से कुछ चीजें मांगता है, लाइक मनी, फूड, क्लोथ्स, और ये ऑलरेडी जानता है कि ये तो Z के। Here it is probable that A may conceive that Z's wife is authorized to give away arms if this was A's
मतलब विदाउट परमिशन ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। एक बार देख लेना जो भी चीज है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है कि उसने डिसऑन ए जानता था कि जेड की प्रॉपर्टी, और ऐसा विदाउट कंसेंट और विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन कर रहा है, तो ए ने कोई थेफ्ट कमिट नहीं किया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए क्या है, ए इज द पैरामोर ऑफ जेड वाइफ, शी गिव्स अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी विच ए नोज टू बिलोंग टू हर हस्बैंड जेड and to be such property as she has no authority to from Z to give. If A takes the property dishonestly, he commits the theft. ध्यान से सुनिए, देखो दोनों समझना, दोनों चीजें समझना कि समझना, जैसे मान लीजिए ए का कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है, ए एक लड़की है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है और शादीशुदा लड़की है। बी ये जानता है कि ए उसको, मतलब जो बी है, जो भी बंदी है, मान लो ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, ये जेड इसका बॉयफ्रेंड है, बी इसका पति है, पति है ए का। तो ये क्या कर रहा है, जेड है ना, डिसऑनेस्टली ए को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, ए को इंड्यूस कर रहा है कि तू एक मतलब ए को इंड्यूस कर रहा है, उसके यहाँ से प्रॉपर्टी ले रहा है। जेड जानता है कि ये प्रॉपर्टी बी की है, मतलब जो उसका हस्बैंड है ना, उसकी कंसेंट के बिना ए नहीं दे सकती है। यहाँ पे उसने क्या कमिट किया, थेफ्ट कमिट किया। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक्शन 3 में पढ़ा है ना अपन ने, कि क्लर्क के पास में, सर्वेंट के पास में, वाइफ के पास में, किसके बिहाफ पर, एक व्यक्ति के बिहाफ पर, स्पाउस के पास में एक व्यक्ति के बिहाफ पर प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या प्रिज्यूम की जाती है कि उसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी। याद है क्या सबको? पहले सेक्शन 27 था, एक बार हैंड रेस करो। मैंने क्या बोला, स्पाउस, स्पाउस के पास में, क्लर्क के पास में, सर्वेंट के पास में किसके बिहाफ की प्रॉपर्टी, किसके बिहाफ की प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, तो ये मानी जाती है कि व्यक्ति की ही प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब इवन दो ये इसकी वाइफ को, इसकी वाइफ को क्या कर रहा है, इसकी वाइफ से प्रॉपर्टी ले रहा है, ठीक है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इसने जेड से चोरी करी है। ठीक है, एक बार खोल लेते हैं बेयर एक्ट, खोल रखो, ऐसे अजीब अजीब से एग्जाम्पल, क्योंकि वो दो एग्जाम्पल थे ना, वो चोरी वाला, अपन आते हैं सेक्शन 307। 303 को देखो, ये दोनों इलस्ट्रेशन में एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि पूछे जाते हैं। देखो, A being Z servant entrusted by Z with the care of Z plate dishonestly runs away with the plate without Z consent, A has committed theft। ठीक है, A एक सर्वेंट है, Z का सर्वेंट है, अब वो Z से डिसऑनेस्टली क्या करता है, क्रॉकरी कटलरी लेकर भाग जाता है। ठीक है, तो इसने क्या करी, चोरी कमिट। A गोइंग ऑन अ जर्नी entrust his plate to A, the keeper of the warehouse, till Z shall return। तो इसने क्या करा है, ट्रस्ट पे, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक हाउस कीपर, मतलब वो है वेयर हाउस कीपर है जेड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको एंट्रस्ट करके जा रहा है प्रॉपर्टी। ए कैरीज द प्लेट टू अ गोल्ड स्मिथ एंड सेल्स इट। ठीक है, ए कैरीज द प्लेट, जेड है, A carries the plate to goldsmith and sell it. Here, the plate was not in Z's possession. It could not therefore be taken out Z's possession. A has not committed the theft, even though he has committed the criminal breach of trust। आज ये दोनों एग्जाम्पल देखिए, समझो। ये ए का घर है, इसके घर में जेड सर्वेंट काम, ठीक है, इसके सर्वेंट के पोजीशन में रहती है क्रॉकरी कटलरीज। अब क्या करता है ये जेड क्या करता है, जो इसका सर्वेंट है, इसके घर से प्रॉपर्टी क्रॉकरी कटलरी लेकर भाग जाता है। क्या करता है, भाग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए, कहां से लेकर जा रहा है, कहां से लेकर जा रहा है, आउट ऑफ पोजीशन लेकर जा रहा है। कहां से लेकर जा रहा है, आउट ऑफ पोजीशन लेके जा रहा है, एक ही कंसेंट के बिना लेकर जा रहा है, मूल प्रॉपर्टी। तो इसने क्या करा है, थेफ्ट किया है। क्या करा है, थेफ्ट कमिट किया है। ध्यान से सुनिएगा। अब ए है, ए जेड एक वेयर हाउस कीपर है, यहाँ पे सर्वेंट इसी के घर में है, ध्यान से सुनिए। जेड एक वेयर हाउस कीपर है, ठीक है, जेड एक वेयर हाउस कीपर है। ए इसको जब जा रहा है तो उसको लगता है यार मेरी बहुत महंगी महंगी क्रॉकरी कट रही है लाखों की, तो मैं जेड को दे जाता है। किसको दे जाता है, जेड को दे जाता है। अब जेड क्या करता है, जेड जो वेयर हाउस कीपर है, ये दे देता है, ये किसी को बेच देता है, सेल कर देता है। अब इसने चोरी नहीं करी, इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर। अब यदि यहाँ पे ये सर्वेंट किसी को बेच देता, चोरी कर मतलब बेच देता भाग कर, तो यहाँ पे इसने क्या करी, चोरी कमिट करी है, क्योंकि प्रॉपर्टी ए के पोजीशन में थी। एक बार सब हैंड रेस कर दो, दोनों इलस्ट्रेशन है। ए यहाँ पे इच्छा से जेड को देकर गया था,
यहाँ पे तो इसने इसने ट्रस्ट पे दिया था, ठीक है। इवन दो, समझो, इवन दो जेड एक सर्वेंट है और जेड के पास में ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी है, जेड के पास में ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी है क्रॉकरी कटलरी, लेकिन कहाँ से उठा के भागा वो, उसके पोजीशन से, घर से उठा के भागा। और ए ने जेड को, मान लीजिए ये ए का घर है, जेड के घर की गली है, ए जेड के घर की गली को देकर आया अलग से, उसने अपने पोजीशन से अलग कर दी है, और जेड इसको किसी और को बेच देता है। तो इसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसने थेफ्ट कमिट नहीं किया है। क्योंकि कहाँ है आउट ऑफ पोजीशन, तभी मैंने आपको सिखाया था कि आउट ऑफ मतलब 5 एसेंशियल होना जरूरी है चोरी के अंदर। तो मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन। और देखो ये देख लो, आ, जैसे हर सारे इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं, इसको आपको क्लास ओवर होने के बाद इसके सारे इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं। ए क्या कर रहा है, एक प्रॉपर्टी जो जेड की है उसके पोजीशन के बिना लेकर जा रहा है, जेड की कंसेंट के बिना। तो समझो, चाहे उसका उद्देश्य ये है कि मैं इसको वापस कर दूंगा, समझ लो, चाहे उसका उद्देश्य है कि मैं इस प्रॉपर्टी को जेड को वापस कर दूंगा, लेकिन जैसे उसने मूव करी वो प्रॉपर्टी चोरी कहलाई। ध्यान से सुनिएगा कि ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट विद इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अंटिल ही ऑब्टेन्स मनी फ्रॉम जेड। मतलब ए एक प्रॉपर्टी को ले जा रहा है, उसका उद्देश्य है कि जैसे ही जेड मुझे प्रॉपर्टी मतलब कुछ पैसे दे देगा, मैं इस प्रॉपर्टी को जेड को वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे क्योंकि ए का इंटेंशन डिसऑनेस्टली था, उसने आउट ऑफ पोजीशन लेके गया, मूव करा, ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ए हैज कमिटेड थेफ्ट। ये वाला इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि ए का फ्रेंडली टर्म्स है जेड के साथ, वो हमेशा जेड की लाइब्रेरी में जाता है, जेड के एब्सेंस में बुक्स लाता है। तो यहाँ पे यहाँ विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट, हमेशा पढ़ने के मकसद से और पढ़ने के बाद उसको रिटर्न कर देता है। Here it is probable that A may have conceived that Z has Z's implied consent to use Z's book. If this was A's impression, A has not committed the theft. कि A का यही impression है कि Z ने मुझे implied consent दे रखी है, A has not committed the theft. Done? ठीक है, और देखो, मतलब आप ये ध्यान रखना, कभी भी आपको चोरी दिखने, उसमें एक भी कंटेंट कम हो जाए ना, तो आप चोरी नहीं लगा के आ सकते। क्या नहीं लगा के आ सकते, चोरी नहीं। अब आ जाओ 3, मैं मानती हूँ समझ में आ गया, और भी चीजें देख लेते हैं क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या डेड बॉडी की प्रॉपर डेड बॉडी की चोरी हो सकती है कि डेड बॉडी की चोरी नहीं हो सकती। ध्यान से सुनो, मतलब ऐसी ऐसी चीजें कि डेड बॉडी की चोरी हो सकती है तो डेड बॉडी की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन मम्मी की चोरी हो सकती है। किसकी चोरी हो सकती है, मम्मी। जो मम्मी होती है ना, ना तो लिविंग पर्सन की चोरी हो सकती है, हम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, ना डेड बॉडी की प्रॉपर्टी चोरी हो सकती है, लेकिन मम्मी जो अपन को म्यूजियम में दिखती है, अल्बर्ट हॉल की म्यूजियम में दिखती है मम्मी, आप यदि जयपुर में रहते हो तो, ह्यूमन बॉडी कांट बी थेफ्ट बट मम्मी इज प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, क्योंकि वो है, वो उनकी चोरी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा कि चोरी की जो पनिशमेंट है वो बदल चुकी, पहले 3 साल थी, 7 साल थी, अब देख लीजिए कि चोरी की पनिशमेंट 3 साल फाइन और बोथ है, 3 साल फाइन और बोथ है। लेकिन आप दोबारा करते हो तो RI नॉट लेस देन 1 year विच में एक्सटेंड टू 5 year रिगरस इम्प्रीजनमेंट। रिगरस इम्प्रीजनमेंट 1 से 5 साल प्लस 5, रिगरस इम्प्रीजनमेंट 1 से 5 साल प्लस 5। ठीक है, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि यदि 5,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी है और पहली बार व्यक्ति कन्विक्ट हुआ है, मतलब इन्होंने थोड़ा सा इस कानून को, भारतीय न्याय संहिता है, हमेशा पहले इंडियन पीनल कोड था, पहले क्या था, इंडियन पीनल कोड, कानून को मतलब कट दंड की दंडात्मक प्रक्रिया, इन्होंने इस चीज को रिफॉर्मेटिव करा है। कैसे करा है, मैम आपसे पूछे कि क्या क्या चेंज हुआ आईपीसी बीएनएस में, तो आप बोलोगे पहले का नाम था भारतीय दंड संहिता और अभी का नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ज्यादा वो किया है। तो बोले कैसे किया है, तो बोलोगे कि सर कम्युनिटी सर्विस ऐड किया है, तो वो बोलेंगे कोई एग्जाम्पल दो, तो आप बोल देना कि चोरी की यदि प्रॉपर्टी 5,000 रुपए तक की है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो वहां व्यक्ति को, यदि व्यक्ति प्रॉपर्टी वापस दे देता है तो व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस की सजा मिल सकती है। मतलब उसको बोल दिया जाएगा पेड़ लगा दे, बच्चों को पढ़ा दे, ये कर दे, वो कर दे, कम्युनिटी सर्विस मतलब
किसी मतलब कोई सुधारात्मक कार्य करने के लिए दिया जाएगा। चोरी की जनरल सजा 3 साल, वापिस करी 1 से 5 साल, रिग्रेस, और 5,000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो कम्युनिटी सर्विस, यदि आप प्रॉपर्टी को वापस दे देते हो। अब आओ स्नैचिंग। क्या होता है स्नैचिंग? यदि हमें पता भी नहीं है, यहाँ पे चैन स्नैचिंग नहीं लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे स्नैचिंग, स्नैचिंग कुड बी ऑफ एनीथिंग। माइंड में ये मत सोचना चैन चुरा, ठीक है? चेन चुराना नहीं था स्नैचिंग, ठीक है? पहले चैन चुराने की पनिशमेंट जो आती थी वो सेक्शन 357 या 8 में आती थी। मतलब क्रिमिनल, देखो चैन चुराना, आप सोचोगे कि पुराने जमाने में तो चैन चुराना ऑफेंस था ही नहीं, तो कौन सी पनिशमेंट लगाते? मतलब क्योंकि ये तो नया ऑफेंस है, नया, ये तो अभी जुड़ा है। तो देखो चैन चुराना क्या है? चैन चुराना क्या है? क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट है। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट ही है ना चैन चुराना। तो आप यदि कोई चीज व्यक्ति ने कैरी कर रखी है, वियरिंग कर रखी है, उसको क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के माध्यम से उसको लेते हो, तो उसे क्या, उसे एक सेक्शन 357, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बता दे जल्दी से, कोई हो तो क्लास में। 356 आईपीसी है क्या है? हाँ, 356 आईपीसी। देखो देखो, पहले के जमाने का भी सुन लो, क्योंकि आप बीएन आईपीसी भी पढ़ोगे। तो सेक्शन 356, क्योंकि आपके मन में डाउट होना चाहिए जिसने नहीं पढ़ा, कि भाई चैन को चुराना, इतने अपराध होते थे चैन स्नैचिंग के। तो भाई साहब, ये चैन मतलब ऐसा चैन नहीं, मन का चैन नहीं, चैन मतलब चैन, सोने की चैन वाली, ऐसे अपराध होते थे। तो ये चैन चुराना किस ऑफेंस में था? आपको ये मन में ये भी तो डाउट होना चाहिए। तो ये 356 में लिखा है, क्या लिखा है? कि whoever assault or uses criminal force to someone in an attempt to steal something what they are wearing, carrying, will face a potential sentence up to 2 years of imprisonment, fine or both। ठीक है? अब ये डाउट को मन से हटा दिया गया है। पहले के जमाने में 356 में था, पहले के जमाने में 356 में था। अब ये आ चुका है किसमें? शायद 304 में, 304 में। तो समझिए, तो अपन ने बोल रहे हैं कि थेफ्ट इज स्नैचिंग, एक चोरी को स्नैचिंग कहा जाएगा। इन ऑर्डर टू, ये शब्द याद रखना है आपको, मैंने कई बार बीएनएस में बताया है, आपको ये शब्द याद रखना है, इन ऑर्डर टू। मतलब कई जगह आपको दिखेगा ये, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली, एसक्यूएफ, सडनली, क्विकली, फोर्सिबली सीजेस और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन इज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। यदि आपसे पूछा जाएगा, गारंटेड 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज स्नैचिंग, तो आप बोलोगे थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट एनी पर्सन सडनली, क्विकली, फोर्सिबली क्या करता है? सीज और सिक्योर और ग्रैब फ्रॉम एनी पर्सन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट इज कॉल्ड स्नैचिंग। जो इसकी पनिशमेंट है वो 3 साल प्लस फाइन है, 3 साल प्लस फाइन है, ठीक है? मैं मानती हूँ समझ में आएगा। तो एक नया चैन, देखो वापस बोलो, थेफ्ट इज स्नैचिंग, याद कर लो एकदम से कि थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, ठीक है? द ऑफेंडर सडनली, एसक्यूएफ बोला ना, क्विकली, फोर्सिबली, ठीक है? क्या करता है? सीज, सीज, सीज कर लो, ग्रैब कर लो, सीज और ग्रैब, टेकन अवे फ्रॉम एनी पर्सन, एकदम से कैसे करता है? टेकन अवे फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, 3 साल प्लस फाइन है। तो ध्यान रखो, पूरी पनिशमेंट आपको याद रखनी है। चोरी की पनिशमेंट 3 साल है, चोरी की पनिशमेंट 3 भागों में विभाजित है। 1 से 5 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, यदि, यदि क्या बोला? कि यदि चोरी दोबारा की गई है। फिर कम्युनिटी सर्विस है, यदि 5,000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है। स्नैचिंग है, यदि स्नैचिंग है तो 3 साल प्लस फाइन है। और अब आओ थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। कभी भी थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस आए ना, आपके घर में घुस के किसी ने, जनरली यही होती है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ध्यान से सुनिएगा कि मन के अंदर ये मत लगाया ना, सेक्शन 303 मत लगा के आना। कभी आपके जैसे मोस्टली घर से ही चोरियां होती है, दुकानों से चोरी होती है, वर्शिप से, प्लेस ऑफ वर्शिप से चोरी होती है, तो आपको सेक्शन 305 लगाना है। माइंड में याद रख लो, रट लो, ठीक है? तो क्या बोला कि यदि थेफ्ट की जाती है, whoever commits theft in, देखो कहां से, बिल्डिंग, वेसल, टेंट, जो ह्यूमन ड्वेलिंग के काम में आते हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टी को रखने के काम में आते हैं, ठीक है, या
ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, लाइक बसेस से उठा रही है, बसेस से उठाया आपने। ऑफ एनी आर्टिकल गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये मतलब गुड्स ऑफ पैसेंजर, यहाँ से आप ये देख लेना दोनों। ठीक है। और आप तो ये बोल दो कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी को उठा रहे हो बिल्डिंग से, वेसल से, टैंक से, है ना, और ट्रांसपोर्ट वाली जगह से, किसी प्लेस ऑफ वर्शिप से, तो और मान लीजिए कोई गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से, तो ध्यान रखिए आपकी पनिशमेंट, एक बार ये अप टू ही होगा मैं मानती हूँ, आपकी पनिशमेंट 7 साल प्लस फाइन है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाए एक बार चेक कर लो बेरेक खोल के, क्योंकि यहाँ पे और फाइन है। एक बार देखते हैं, आ जाओ, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना। कभी भी आपके घर से चोरी उठ, मतलब घर से आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि घर से चोरी हुई है, तो भाई साहब फाइन लगा के आना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस फाइन है। माइंड में रखोगे टीना मैम सब लोग, यहाँ क्योंकि जजमेंट राइटिंग में घर से चोरी उठाओगे तो आप लगा के नहीं आ सकते और तुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे। जो घर से चोरी है 305 की जो सजा है उसमें प्लस फाइन है। कितनी फाइन है? प्लस फाइन। और जो नॉर्मल चोरी है उसमें और फाइन है। आप और लगा के आ सकते हो लेकिन इसमें नहीं लगा के आ सकते। ठीक है, मैं मानती हूँ और प्लस का अंतर आपको पता होगा। ठीक है, अब आइए, ध्यान रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। पहले ये कौन से जमाने का क्वेश्चन हुआ था करता था, सब चीजें भूल जाते हैं। पहले के जमाने में चोरी कहाँ थी? ठीक है यार, होगी कहीं पे, आ जाओ। हाँ, कौन से सेक्शन में? 300, किसमें डिफाइन थी चोरी? 379, याद आ गया। ठीक है, अब देखो 306 थेफ्ट। ये लोग जो होते हैं ना क्लर्क, सर्वेंट, ये भैंस की, सॉरी, इनकी जिम्मेदारी क्या होती है? इनकी जिम्मेदारी होती है मालिक की रक्षा करना। क्या जिम्मेदारी होती है? मालिक की रक्षा करना। और यही मालिक की प्रॉपर्टी के से आउट ऑफ पोजीशन लेकर जा रहे प्रॉपर्टी, तो इसकी सजा है 7 साल प्लस फाइन। कितनी सजा है? 7 साल प्लस फाइन, 7 साल प्लस फाइन। ठीक है। और यदि आप चोरी की, जैसे मान लो कि मैं चोरी करने घुस रही हूँ और मैं चाकू लेके जा रही हूँ, क्या लेकर जा रही हूँ? चाकू लेकर जा रही हूँ, कि क्या सोच के कि बाय चांस मुझे किसी ने रोका ना तो मैं उसको चाकू से मार दूंगी। अभी मारा नहीं है, ध्यान से सुनो, मारा नहीं है, मैं किसी को डरा भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यदि मुझे चोरी करते करते किसी ने पकड़ लिया या चोरी की प्रॉपर्टी ले जाते हुए किसी ने पकड़ लिया, तो मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन, मान लो मैं बेल्ट लेकर जा रही हूँ, मान लो मैं सुई लेकर जा रही हूँ, कुछ भी लेकर जा रही हूँ, कि कोई ने मुझे पकड़ लिया, तो मैं उसको क्या कर दूंगी? उसको हर्ट कर दूंगी, डेथ पहुंचा दूंगी, रेस्ट्रेन पहुंचा दूंगी, तो इसकी सजा RI, रिग्रेस, थोड़ी बड़ी है ना ये, तो इसकी सजा RI अप टू 10 ईयर प्लस फाइन है। तो चोरी की सारी सजा हमने याद करी, 3 साल और फाइन, 1 से 5 साल रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट, बार बार कर रहे हो। ठीक है। कम्युनिटी सर्विस 5,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस 7 साल प्लस फाइन। थेफ्ट बाय क्लर्क सर्वेंट 7 साल प्लस फाइन। और आप चोरी करने जा रहे हो प्रिपरेशन के साथ, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट, रेस्ट्रेन, तो आपकी पनिशमेंट रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर प्लस फाइन है। ठीक है। अब आओ, अब अपन बात करेंगे एक्सटॉर्शन। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चोरी और एक्सटॉर्शन में। मैं चुपचाप सुनाती जाऊंगी और आप सुनते जाना। यहाँ पे है पार्क, यहाँ पे मोहन, ये बड़ा चोर है, ये एक बड़ा चोर है, समझ लो। चोरी और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है, बस यही समझ जाओगे तो पूरी डेफिनेशन समझ जाओगे। चोरी अपन सामने वाली पर्सन की कंसेंट के बिना करते हैं, ठीक है, सामने वाली पर्सन की कंसेंट के बिना करते हैं। एक्सटॉर्शन में सामने वाला व्यक्ति खुद अपन को सामान देता है। ध्यान रखोगे, यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है, यहाँ सामने वाले व्यक्ति को डरा डरा धमका के खुद अपन बोल रहे हैं कि ले, ऐसे नहीं बंद। मान लो कि अपन क्या कर रहे हैं, वो उसको ऐसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, उसको ऐसा थ्रेट इंजरी ऐसा कर रहे हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति खुद अपनी प्रॉपर्टी रख के दे रहा है। एक बार हैंड रेस कर दो। चोरी में अब व्यक्ति ले जा रहा है और एक्सटॉर्शन में खुद दे रहा है। याद रख लो, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। चोरी में वो व्यक्ति खुद ले जा रहा है और एक्सटॉर्शन में जिसकी प्रॉपर्टी है वो खुद दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, थेफ्ट एक्सटॉर्शन, थेफ्ट एक्सटॉर्शन। तो चोरी में मान लीजिए पारुल चोरी करने गई है, किसी को पता ही नहीं, उठा के लिया ही सामान। एक्सटॉर्शन में सामने वाले को डरा दिया और बोलता है खुद रख, मेरे पैरों में रख के जाइए सारी प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे पैरों में रख कर जा, ये यहाँ पे साइन कर, जबरदस्ती साइन कर, फलाना ढिमकाना, जो भी चीजें आ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। बस अब इतना सा समझना था, बाकी सब समझ में आ जाएगा। देखिए, देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सामने वाले व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में डाल दिया है। मैंने सामने वाले व्यक्ति के सर पे रख दिए बंदूक। बंदूक तो चलो ज्यादा हो जाता है, मैंने सामने वाले व्यक्ति को बोल दिया कि मैं तुझे मार दूंगी, तूने मेरे को ये प्रॉपर्टी नहीं दी। तो मैंने क्या करा, इंटेंशनली पुट्स, whoever intentionally puts any person in fear of an injury, that's why thing, in fear of any injury। ठीक है, कि भाई मैं तुझको, मान लीजिए तेरे खानदान के किसी भी इंसान को फियर ऑफ, मैं इंजरी पहुंचा दूंगा, ऐसे मैं डरा रही हूँ, फियर ऑफ इंजरी। ठीक है, ऐसे मैं डरा रही हूँ। अब इसमें भी क्या कंटेंट दिखेगा, डिसऑनेस्टली, चोरी में भी डिसऑनेस्टली लिखता है, यहाँ पे डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर, कि जिस व्यक्ति को मैं उसमें डाला है फियर में, उसको मैं डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रही हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर कर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और कोई भी चीज, एनीथिंग साइन, कोई भी चीज ऐसी साइन या सील कर जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक बार हैंड रेस करो, समझ रहे हो, यहाँ पे व्यक्ति खुद दे रहा है, चोरी में अपन ले जा रहे हैं, कभी भी आज के बाद कंफ्यूज मत होना। चोरी में चोर खुद ले जा रहा है, एक्सटॉर्शन में व्यक्ति चोर को खुद दे रहा है। तो देखिए आज यही पड़ता है, whoever intentionally puts any person fear of injury to, मतलब इंजरी किसको कर देगा, टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन, ये पहला पैराग्राफ मीन्स सामने वाले व्यक्ति को डरा के, इंजरी के कारण डरा दिया है। ठीक है, टू पुट एनी पर्सन, या कि भाई मैं तुझे इंजरी कर दूंगा, या तेरे जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसको इंजरी कर दूंगा। फिर इससे क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, इससे क्या कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति को डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है टू डिलीवर द प्रॉपर, मतलब सामने वाले व्यक्ति को इंड्यूस कर रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति जिसको फियर ऑफ इंजरी दी जा रही है, टू डिलीवर प्रॉपर्टी, कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझको दे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और एनीथिंग, ऐसी कोई चीज साइन कर, सील कर दे, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जैसे माइंड में रख लो, पुराने जमाने में, अभी आज के जमाने में भी होता है ये, तो पुराने जमाने में ऐसी बोल रही हूँ कि मम्मी के, मतलब मान लीजिए कि पिताजी के सर पे बंदूक रख के बोल दिया कि पिताजी मैं आपको जान से मार डालूंगा यदि आपने इस पेज पे साइन नहीं किया तो, क्योंकि ये पेज क्या है, ये पेज वसीयत है, जो भी है। तो अपन क्या, लास्ट लाइन क्या पढ़ी है, ऐसी एनीथिंग साइन और सील्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन याद करो। चलो रुको, एक बार ये देख लेते हैं कि ये देखो, चलो नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट तो क्या है, ये रटने वाली चीज है। तो एक बार एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन याद करो आप लोग, ये और ये, मतलब चोरी की भी याद करो, 3:56 तक का टाइम दे रही हूँ, चोरी की भी पढ़ के आओ और सारी एक्सप्लेनेशन बेरक पे पेंसिल खींच के आओ, और एक्सटॉर्शन की। और मैं मानती हूँ एक बस एक टेबल बना लेना, क्या कर लोगे आप, अपने जो भी पेज है उस पर टेबल बनाना है, यहाँ लिखना थेफ्ट और यहाँ लिखना एक्सटॉर्शन। तो जैसे ही आप जिंदगी में आगे पढ़ोगे, थेफ्ट में चोर ले जाता है, यहाँ पे चोर को दिया जाता है सामान। ठीक है, तो ये दोनों चीजें लिखोगे तो आपको जिंदगी में हमेशा याद रहेगी। एक बार पढ़ लो। आइए अब पढ़ते हैं, देखिए मैं मानती हूँ डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। दोनों को याद कर लो, रट लो, रटना तो नहीं, समझ में आ ही गई हमको। अब देखो, समझना कि देखो अपन बात कर रहे हैं फियर ऑफ इंजरी की, किसकी बात करी, फियर ऑफ इंजरी की अपन ने बात करी। तो यदि मान लो कि आपने फियर ऑफ इंजरी देकर एक्सटॉर्शन वाकई में कर लिया, तो आपकी सजा है 7 साल। क्या बोला मैंने, कि आपने फियर ऑफ इंजरी देकर वाकई में एक्सटॉर्शन कर लिया तो आपकी सजा है 7 साल, लेकिन आपने जस्ट डराया। क्या बोला मैंने, आपने जस्ट डराया कि ये प्रॉपर्टी पे साइन कर दे। मान लीजिए एक बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग फादर है,
उसको आपने जस्ट डराया कि भाई ये प्रॉपर्टी पे साइन कर दे, इस वैल्यूएबल सिक्योरिटी पे साइन कर दे, तो डराने की सजा 2 साल है। एक बार हैंड रेस करो, समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ पे डरा के ले लिया आपने प्रॉपर्टी, तो सजा 7 साल है। कितने साल है? 7 साल है। और यहाँ पे जस्ट पुटिंग इन फियर, जस्ट पुटिंग इन फियर, तो आपकी सजा 2 साल है। अब ध्यान से सुनो, अब आपने मतलब सामने वाले व्यक्ति को धमकी दे दी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या कर दूंगा? जान से मार दूंगा या ग्रीवियस हर्ट दे दूंगा, तो आपकी सजा 7 साल। कितनी सजा? 7 साल प्लस फाइन। सिमिलर, ये ज्यादा अपन को परेशान नहीं होना इसके अंदर। क्या आपने सामने वाले व्यक्ति को ऐसे बोल दिया कि मैं तुझे क्या कर दूंगा, सॉरी ये उल्टा चलता है, यहाँ तक तो सीधा चलता है, यहाँ तक तो क्या चलता है, यहाँ तक सही चलता है। यहाँ एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है और यहाँ एक्सटॉर्शन का फियर है। क्या है? फियर है। अब यहाँ से अब उल्टा चलता है, यहाँ पे फियर है, यहाँ पे एक्सटॉर्शन है, यहाँ पे फियर है और यहाँ पे एक्सटॉर्शन है। मैं मान रही हूँ समझ में आ रहा होगा। इसमें जब अपन बात करते हैं सबसेक्शन 2 में, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन है और यहाँ फियर है। बाकी के 2 पैराग्राफ में फियर एक्सटॉर्शन फियर एक्सटॉर्शन। एक बार हैंड रेज कर दो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ समझ रहे हो? यहाँ पे पहले एक्सटॉर्शन है, सजा है, मतलब कर दिया, और यहाँ पे फियर है। फिर जो नेक्स्ट के आएंगे वो फियर है, फिर एक्सटॉर्शन है, फियर है, फिर एक्सटॉर्शन। देखो क्या है कि यदि इन ऑर्डर टू कमिट द एक्सटॉर्शन पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि सामने वाले व्यक्ति को बोला कि तुझे हम क्या कर देंगे, मार देंगे या ग्रीवियस हर्ट कर देंगे, तो इसकी सजा 7 साल प्लस फाइन है। और वाकई ऐसा बोल के आपने एक्सटॉर्शन कमिट कर लिया, तो आपकी सजा 10 साल प्लस फाइन है। कितनी सजा है? 10 साल प्लस फाइन है। डन। अब आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसे बोल रहे हो कि तूने ये प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं करी ना, तो मैं तुझ पे मर्डर का चार्ज लगा दूंगा, रेप का, किसका चार्ज लगा दूंगा? मर्डर का चार्ज। हाँ ठीक है, मर्डर का चार्ज लगा दूंगा या रेप का चार्ज लगा दूंगा, तूने मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं दी तो लगा दूंगा। जस्ट डराया है, तो आपकी पनिशमेंट 10 साल प्लस फाइन। आ रही हूँ ना, तो नहीं देखनी आंधी, ठीक है। और यदि आपने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया, अब आ जाओ, अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन पढ़ी। सेकंड पैराग्राफ में अपन ने सिंपल सा एक्सटॉर्शन पढ़ा है कि एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट क्या है, 7 साल और फाइन और कोर्ट। फिर थर्ड नंबर पे कि यदि आपने एक्सटॉर्शन का फियर कर दिया है तो आपकी सजा है 2 साल। कितनी सजा है? 2 साल। फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर पे आपने सामने वाले व्यक्ति को डरा दिया कि तूने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं तुझे डेथ कर दूंगा या ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जस्ट डराना, इस चीज के लिए डराना, तो आपकी सजा है 7 साल प्लस फाइन। और वाकई में आपने एक्सटॉर्शन कर दिया तो इसकी सजा है 10 ईयर प्लस फाइन। सिक्स्थ नंबर और सेवेंथ नंबर पे आप ऐसे बोल रहे हो सामने वाले व्यक्ति को कि यदि तूने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी तो तुझ पे मैं देखो यहाँ पे तो मैं मार दूंगा, और नीचे वाले में अपन बोल रहे तुझ पे मैं इल्जाम लगा दूंगा कि तूने किसी का मर्डर कर दिया है, तूने किसी का रेप कर दिया है। ठीक है, और इसकी सजा कितनी है? इसकी सजा 10 साल प्लस फाइन है। सिर्फ डरा रहे हैं, और यदि वाकई में एक्सटॉर्शन हो जाता है तो अल्लाह एलआई होगी, और तो क्या मान सकते, इसकी भी 10 साल प्लस फाइन, दोनों से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं समझा, इसलिए समझा रही थी कि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये पनिशमेंट है, ये फियर है, फिर ये फियर है, ये पनिशमेंट है जो भी है, और फिर फियर है, फिर पनिशमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि यहाँ पे अपन ने बोला इंजरी, ये शब्द याद याद कर रहे हैं ना हम, इंजरी। इंजरी को हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। इंजरी मतलब हार्म कॉज करने के उद्देश्य से सामने वाले की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी का मतलब injury could be of anything: body, mind, reputation, property. The word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation. जल्दी से बोल दो क्या प्रॉपर्टी, क्या है एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन? whoever intentionally cause या puts any person in fear of injury, ठीक है, and dishonestly induces, किस व्यक्ति को, जिसको इंजरी की फियर दिया गया है, to deliver any property, any valuable security, anything which could be converted in valuable security, उसको साइन करने के लिए बोल रहे हो, तो आपकी सजा जनरली 7 साल। अब आ जाओ समझना रॉबरी। ध्यान से सुनिएगा, रॉबरी में पास्ट और प्रेजेंट टेंस दोनों है, पास्ट और प्रेजेंट टेंस दोनों है। रॉबरी दोनों चीजों की हो सकती है, थेफ्ट की भी हो सकती है
और रॉबरी एक्सटॉर्शन की भी हो सकती है। किसकी हो सकती है? रॉबरी थेफ्ट की भी हो सकती है और रॉबरी एक्सटॉर्शन की भी हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, देखो मैं बता समझा रही हूँ, समझ लो। ये जब हम थेफ्ट की रॉबरी की बात करते हैं, सुनना, थेफ्ट की रॉबरी 3 भागों में बटी। इस भाग में आपको प्रेजेंट टेंस भी दिखेगा और फ्यूचर टेंस भी दिखेगा। इस भाग में भी आपको प्रेजेंट टेंस दिखेगा और फ्यूचर टेंस भी दिखेगा, और इस भाग में भी आपको प्रेजेंट टेंस दिखेगा और फ्यूचर टेंस दिखेगा। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, समझना। इन कमिटिंग थेफ्ट, ये है प्रेजेंट टेंस, इन कमिटिंग थेफ्ट। दूसरा, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, ये क्या है? फ्यूचर टेंस। मतलब एक तो आप चोरी कर रहे हो, और चोरी की मतलब इन ऑर्डर टू, चोरी यहाँ तो हो चुकी है, इन कमिटिंग थेफ्ट, चोरी कोई चीज उठा रहे हो, और इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। एक बार हैंड रेज कर दो, ये समझ में आ गई कि मैं क्यों प्रेजेंट और फ्यूचर बोल रही हूँ। प्रेजेंट इन कमिटिंग थेफ्ट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, इन कमिटिंग थेफ्ट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। एक बार समझ में आया क्या? ये हर जगह दिखेगा आपको। टीना मैम डन। अब देखो दूसरी चीज, इन, अपन क्या कर रहे हैं, इन कैरिंग अवे प्रॉपर्टी, जो चोरी से जो चीज मिली है उसको अपन ले जा रहे हैं, इन कैरिंग अवे प्रॉपर्टी, मतलब आप ले जा रहे हो और एक आप उसको ले जाने का प्रयास करो, इन ऑर्डर टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी। पढ़ेंगे, इन ऑर्डर टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी, यहाँ पे कर रहे हो और यहाँ पे ले जाने का प्रयास कर रहे हो, इन ऑर्डर टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन थ्रू थेफ्ट। ये पहला पैराग्राफ हो गया। फिर ध्यान से सुनिए, कॉजेज, वो कॉजेज मतलब प्रेजेंट टेंस, कॉजेज कर रहे हो, और अटेम्प्ट टू कॉज, समझ में आ गया? ये कर रहे हो और ये करने का प्रयास कर रहे हो, मतलब इन फ्यूचर हो सकता है, कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज। फिर आप क्या कर रहे हो, देखिए, फियर हर्ट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, जितना मुझे आता है, डेथ, सामने वाले किसी व्यक्ति की आपने चोरी करते टाइम डेथ कर दी, हर्ट कर दिया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया, और फियर बोल रहे हो उसको, फियर बता रहे हो कि तेरी हम डेथ कर देंगे, डेथ कर देंगे, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और फियर ऑफ हर्ट। इसे क्या कहा जाता है? रॉब। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रॉबरी। आप सामान लेकर जा रहे हो, आप सामान लेकर, अब देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट फ्यूचर दिखा, देखो मैं बोल नहीं रही, सुनना। इन कमिटिंग थेफ्ट in order to commit theft, in carrying away the property in order to carrying away the property obtained through theft। ये पहला पैराग्राफ खत्म। दूसरा पैराग्राफ, causes और attempt to causes, वही प्रेजेंट फ्यूचर दोनों आ गया, causes और attempt to causes। थर्ड नंबर, आप क्या कर रहे हो, डेथ कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति की, wrongful restraint कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, या उसको डरा रहे हो, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ हर्ट और फियर ऑफ wrongful restraint। आपने क्या करा है, चोरी वाली रॉबरी करी। क्या करा है? चोरी वाली रॉबरी करी। एक बार हैंड रेस कर दो, तीनों समझ में आ गए, सब लिख के आना एग्जाम में। मैं हिंदू लॉ की क्लास, अच्छा वही खत्म कर रही हूँ बस 2 मिनट में। हिंदू लॉ की क्लास तो 5 बजे है ना, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, मैं तो खत्म करूँ 2-3 मिनट। देखो, in all robbery there is either theft or extortion, in all robbery there is theft or extortion, it means there cannot be any robbery if there is no एक्सटॉर्शन और थेफ्ट। 4:10, भाई क्लास का टाइम तो 4:15 है, मैं 4:10 पे खत्म करूँ, खत्म, जो पढ़ रहा है उसको तो खत्म करके जाओ, पढ़ लो जल्दी। कि रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है, एक्सटॉर्शन होता है, रॉबरी में जब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन नहीं है तो रॉबरी नहीं है। इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, इन कमिटिंग थेफ्ट, देखो दोनों चीजें लिखी है यहाँ पे, in order to committing theft in committing theft, in carrying away property or attempting to carrying away property obtained through theft, the offender voluntary causes or attempt to cause, देखो सब में दो 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 दो, cause और voluntary cause, death, hurt, wrongful restraint और fear of instant death, instant hurt, instant wrongful restraint। इसे क्या कहा जाता है? रॉबरी। एक बार हैंड रेस कर दो, एग्जाम में याद करके जानी है। इसमें 6 चीजें हैं, 6 नहीं, 4 इसमें है, 2 इसमें है और 6 इसमें, बहुत सारी चीजें, और सब में प्रेजेंट फ्यूचर। इसे क्या कहा जाता है? इसे रॉबरी कहा जाता है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार कल पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।